नमस्ते और फिर से स्वागत है एफओएच के लिए जज्बा में, जहां हम फॉर्मूला 1 के सभी मुद्दों पर पूरी गति से बात करते हैं। आज हम जापान में स्थित F1 विश्व में सबसे प्रसिद्ध ट्रैकों में से एक सुजुका सर्किट पर पर्दे को खींच रहे हैं। हाँ, सुजुका, वह ट्रैक जिसने कई रेसिंग प्रेमी को खराब किया है, मुझे समेत जॉर्ज। वास्तव में, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके लिए हमें किसका धन्यवाद देना होगा। महान जॉन हुगेनहोल्ट्ज, जो ज़ांडवोर्ट की चर्म के लिए भी जिम्मेदार हैं। सही कहा। और सुजुका की सुंदरता सिर्फ इसके डिजाइन में ही नहीं है, बल्कि उस पर हुए वाकये में भी है। क्या आप नहीं मानेंगे जॉर्ज? ओह हाँ, बिल्कुल विलियम। एयरटन सेना और अलेन प्रोस्ट की इसी ट्रैक पर लड़ाई की कहानियां, वे किस्से ही किस्सों में बदल गए हैं। लीजिए, बात तो लेजेंड्स की है। कौन भूल सकता है 1988 ग्रैंड प्री में सेना के चौंकाने वाले कमबैक को, जब शुरुआत में वे लगभग रुक गए थे। या फिर 1989 की विवादास्पद रेस, जहां सेना की जीत को राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण छीन लिया गया और इससे प्रोस्ट को खिताब मिला। और अगर हम विवाद की बात कर रहे हैं, तो हमें उस बदनाम 1990 की रेस का जिक्र जरूर करना होगा, जहां सेना ने पहले कोने पर प्रोस्ट को हटा दिया और बहुत सनसनी मचा दी। वाकई, उस विवाद के पीछे सेना की अविश्वसनीय प्रतिभा और रेसिंग के प्रति उनका जुनून छिपा था। हालांकि ध्यान देने योग्य है कि सुजुका ने कुछ दिल को छूने वाले पलों को भी साझा किया, जैसे कि नेल्सन पिकेट और रॉबर्ट मोरेनो, बचपन के दोस्त, ने 1990 की रेस में पोडियम साझा किया। बिल्कुल जॉर्ज, और वह 130 आर कॉर्नर के बारे में क्या कहें। इसने अपने हिस्से में कई हादसों और F1 मेडिकल चीफ प्रोफेसर सिड वॉटकिंस की सख्त चेतावनियों को देखा है। लेकिन सब अच्छा नहीं है। क्या आप डेमन हिल की 1996 की जीत और वह कितनी खास थी याद रखते हैं? या रूबेंस बैरिकेलो के शानदार प्रदर्शन को, जो माइकल शूमाकर की शीर्षक जीतने वाली रेस को छांट गया था, वह भी याद है? और यह न भूलें 2005 में किमी राइकोनेन की अद्भुत रेस, जो 77वें स्थान से शुरू हुई और अंतिम दौर में जियांकार्लो फिसिकेला को पीछे छोड़ दिया। वह कुछ अलग था। यादें, विलियम टर्नर। लेकिन सुजुका सिर्फ रेसों के बारे में ही नहीं है, यह ऑफ ट्रैक अनुभवों के बारे में भी है। गोलीबंद ट्रेनों की समयबद्धता, जापानी दर्शकों का व्यवस्थित व्यवहार और जापानी टैक्सियों की दिलचस्प विशेषताएं। यह सुजुका के समृद्ध इतिहास और प्रतीकात्मक पलों का एक साक्षी है, और इसीलिए यह F1 प्रशंसकों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। उम्मीद करते हैं कि यह F1 कैलेंडर पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहे, भले ही उपस्थिति गिनती में कमी हो रही हो। सुजुका सर्किट ही नहीं है विलियम, यह अद्वितीय शानदारता का प्रतीक है, फॉर्मूला 1 के उत्साह और रोमांच का साक्षी है। यह सचमुच एक ऐसा ट्रैक है जो सदियों के लिए है। नमस्ते, यह आपका दोस्ताना पड़ोसी फॉर्मूला 1 के उत्साही जॉर्ज। मैं आपको मैनचेस्टर के दिल से आवाज दे रहा हूं। और यह है टिप्पणीकारी अत्याधिकारी विलियम, जो बर्मिंघम से जुड़ रहे हैं। हम आपके आज के विशेष एपिसोड के मेजबान हैं। एफएच के लिए जज्बा हमारे सामान्य गुरुवार की सुबह के मेजबान एंजो वॉट्स के स्थान पर। बिल्कुल सही। गुरुवार की सुबह हमें फॉर्मूला 1 के महाकाव्यिक और ऐतिहासिक पहलुओं में डूबने का मौका देती है। और आज हम सुजुका सर्किट की दिलचस्प कहानी में पूरी गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कभी सोचते थे कि इस ट्रैक का रेसिंग प्रेमियों के दिलों में इतना खास स्थान क्यों है, तो यहां बने रहिए। यह एक रोमांच, कौशल, प्रतिस्पर्धा और विवाद की कहानी है, जो सचमुच एक सच्ची प्रतीकात्मक ट्रैक के वस्त्र में बुनी हुई है। और जब हम इस महाकाव्यिक सफर के लिए तेजी से बढ़ रहे हैं, कृपया हमारे लिए एक अच्छी कार्य करेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाएं, सूचनाएं सक्रिय करें, हमें एक टिप्पणी छोड़ें और AFEN के लिए जज्बा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हर छोटी मोटी मदद इस पॉडकास्ट को तेज गति पर बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा यह आपको फॉर्मूला 1 के सभी कार्रवाई के लिए एक फ्रंट रो सीट प्रदान करता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में। हमने इस विषय का चयन इसलिए किया है क्योंकि यह सिर्फ रेसों के बारे में ही नहीं है, बल्कि यह धनी इतिहास, प्रतीकात्मक पल और ऑफ ट्रैक अनुभवों के बारे में है। यह एक कहानी है जो फॉर्मूला 1 की आत्मा के साथ संवेदनशील है। तो लोगों, बेल्ट बंध लो और मेमोरी लेन के लिए एक उच्च ऑक्टेन यात्रा के लिए तैयार रहें। पूरी गति से सभी को चलो सीधे अंदर घुस जाएं। तो सुजुका सर्किट के साथ जुड़े रहने के बारे में बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह फॉर्मूला 1 कैलेंडर पर 2029 तक बना रहेगा? सचमुच? अब यह कुछ रोमांचकारी समाचार है। बिल्कुल।
डेविड ट्रेमन FN हॉल ऑफ फेम पत्रकार सुजुका के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए हैं। वह अपने पहले 3 दौरे के बाद ही पूरी तरह से मोहित हो गए थे। मैं समझ सकता हूँ कि इसका कारण क्या है। यह बस एक और सर्किट नहीं है, इसमें इतिहास, व्यक्तित्व और बहुत सारी रोमांचकारी मोड़ हैं। हाँ, यह महान जॉन ह्यूगेनहोल्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया था, जो जैंडवोर्ड के डिजाइन के पीछे एक ही दिमाग थे। यह एक ऐसा ट्रैक है जो पुराने स्कूल था, हमें इस शब्द को तकनीकी रूप से उपयोग करने की जरूरत होने से पहले ही। यह सच है, लंबे पहले कोने, पहाड़ी पर चढ़ते हुए घुमावदार सीरीज, बस इसके बारे में सोचने से ही एक रोमांचकारी सफर है। और हम उस ऑफ कैम्बर बाएं हैंडर के बारे में भी न भूलें, जिसे डनलॉप कर्व के नाम से जाना जाता है। यह एक चंचल है जो 2 डेगनर्स के लिए जाने जाते हैं, महान रेसिंग बाइकर अर्नेस्ट डेगनर के नाम पर। हाँ, और फिर है हेयरपिन। सचमुच सुजुका का हर हिस्सा फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स के कौशल और सटीकता की प्रमाणित है। और इसके साथ यहाँ एक चमकदार बात है, सुजुका कैलेंडर में 20-20वें साल तक शामिल है। हमारे पास और भी कई रोमांचक रेस और प्रतीकात्मक पलों के लिए आगे की उम्मीद है। बिल्कुल, आशावादी होने के लिए बहुत कुछ है। उद्यान में, सुजुका में हर रेस उसके प्रसिद्ध इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। तो क्या आप स्पून कर्व की ओर लंबी दायां घुमाव को, एक बार डरावने 130R की ओर अधिकतम गति के लिए वापसी को, शिकेन को और पिट सीधी तक वापस याद करते हैं? ओह, मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये निश्चित रूप से कुछ रोमांचक रेस के लिए बनाया गया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उस अंतिम धीमे हिस्से के बिना ट्रैक कैसा होता। यहां भी ऐसा ही हाल है। अब थोड़ा वापस चलें और 1980 ग्रैंड प्री की ओर बढ़ें। यह वह रेस थी जहां एयरटन सेना ने शुरुआत में लगभग खड़ा हो जाने की समस्या झेली और अलान प्रोस्ट जीतने के लिए तैयार लग रहे थे। हाँ, लेकिन फिर सेना ने चाबी पलट दी। उन्होंने प्रोस्ट को पीठ सीधी पर ओवरटेक करने से पहले उन्हें खींच लिया था जब उनके 50वें दौरान, और फिर वे तेजी से आगे बढ़े और अपने पहले विश्व चैंपियनशिप को ध्वस्तावस्था में जीतने के लिए रफ्तार पकड़ी। बिल्कुल सही। सेना और प्रोस्ट वे अगले 3 सालों के मुख्य पात्र बन गए। उनकी दुश्मनी किस्से की तरह प्रसिद्ध हुई है। वास्तव में हम नहीं भूल सकते 29-89 की रेस को, जहां प्रोस्ट ने खुद को शुरुआती चरणों में ही गायब कर दिया और सेना को बहुत पीछे छोड़ दिया। सच है, प्रोस्ट एक प्रेतात्मा की तरह गाड़ी चलाते थे और उन्होंने अग्रणी स्थान पर तेजी से पहुंच गए। यह उनकी दुश्मनी में एक महत्वपूर्ण पल था, लेकिन यही बात फॉर्मूला 1 को इतना रोमांचकारी बनाती है क्योंकि यह खेल अप्रत्याशित स्वभाव, दुश्मनी, नाटक और कमबैक की कहानियों की वजह से हमें सबको बांधे रखता है। तुम जानते हो, उस 53 चक्रों वाली रेस के उस उत्कटावस्था के 40वें चक्र में ही आयरटन ने कैसियो चिकेन के अंदर की एक बहादुराना कार्रवाई की थी। यह एक साहसिक कदम था जिसने उस रेस के भाग्य को आकार दिया। हाँ, और इसका सब कुछ प्रोस्ट के इस बार झुकने का निर्णय पर आधारित था। मार्टिन ब्रंडल ने कभी कहा था कि आयरटन के पास हट जाओ या हम टकराएंगे कहने का एक अधिकारी तरीका था, और इस बार प्रोस्ट ने बस हटने का निर्णय नहीं लिया। बिल्कुल सही, और वही समय था जब एयरटन ने, जैसा कि एक पूरी तरह से योग्य जीत प्राप्त की थी, राजनीति ने उसे छीन लिया। इससे प्रोस्ट को उस वर्ष का खिताब मिला और आगामी वर्ष की घटनाओं के लिए मंच तैयार हो गया। हाँ, ये वह पल हैं जो आपको यह अनुभव कराते हैं कि फॉर्मूला 1 में कितनी बड़ी दांव पर खेली जाती है। बिल्कुल, और जानिए, ये मुझे वह दिन याद दिलाता है जब मैं छोटा था। मैं अपने पिताजी के साथ इन रेसों को देखता था और हम सभी रणनीतियों पर चर्चा करते थे। मैं याद करता हूं कि उसी रेस को टेलीविजन के सामने बैठे हुए देख रहा था। तनाव, उत्तेजना, अप्रत्याशित घटनाओं की घटिती, यह आकर्षक था। ऐसा लगता है कि वह पल ने आपके खेल के प्रति प्यार को प्रोत्साहित किया। बेशक, उसके बिना कोई संदेह नहीं। वह स्मृतियां ही हैं जो मुझे यहां ले आईं, एक कमेंटेटर बनने के लिए। ये वह पल हैं जो फॉर्मूला 1 को सिर्फ एक खेल से अधिक बनाते हैं। ये एक जुनून है, एक जीने का तरीका है। आगे बढ़ते हुए सुजुका में हुई 1990 रेस निश्चित रूप से उच्च नाटक का समय था। सेना ने स्वच्छंदतापूर्वक प्रोस्ट को निकाल दिया, जिससे F1 दुनिया में बड़ी हलचल मच गई। बेशक, यह उनकी प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण पल था। वह घटना अभी भी फॉर्मूला 1 इतिहास के पन्नों में गूंजती है। बिल्कुल, मुझे एडिलेड में हुए एक संवाद का याद है। कुछ हफ्ते बाद कुछ पत्रकार मेरे समेत सेना के साथ बैठे थे और सुजुका की घटना पर चर्चा कर रहे थे। सेना ने कहा, जिसे मौका लेने की आर्थिक स्थिति नहीं थी, वह ऐसा कर दिया। उन्होंने पिछले साल के सभी दबाव को उस पहले कोने पर छोड़ दिया। यह दिलचस्प है कि उच्च तनाव के पल कैसे इतने गहरे सोचों की ओर ले जा सकते हैं। सच है,
जब उन्हें अपनी मैक्लारेन की तस्वीरें दिखाई गईं, जिसमें प्रोस्ट की फेरारी के पिछले पंखे को टक्कर लगी थी, तो सेना ने इसे जोश के साथ इनकार किया। उन्होंने कतार में पहुंचने से पहले ही कहा कि पंख टूट गया था। यह बेशक बकवास थी, लेकिन इसने उनकी जुनून और आत्मविश्वास की गहराई दिखाई। ये मजबूत चरित्र और तीव्र भावनाएं ही हैं जो F1 की दुनिया को इतना मोहक बनाती हैं। बिल्कुल सही। जुनून की गहराई, प्रतिस्पर्धात्मक भाव, रेस का उत्साह। यह एक दिलचस्प दुनिया है और यह मुझे सोचने पर मजबूर करता है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस तीव्र प्रतिस्पर्धा पर आपके क्या विचार हैं? और भी महत्वपूर्ण है, क्या आप हमारी यात्रा का आनंद ले रहे हैं जब हम फॉर्मूला 1 इतिहास के महत्वपूर्ण पलों को याद कर रहे हैं? मुझे आपसे सुनने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। निश्चित करें कि आप एक टिप्पणी छोड़ें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे AF1s के लिए जज्बा को जारी रखें और भी रोमांचक F1 कहानियों के लिए। अगले दौरे उसी नवासी के बारे में चलते हैं। सेना ने अपने टीममेट गेरहार्ड बर्गर को जीत दी। यह काफी दृश्यमय था। और फिर रेस के बाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली ग्लौज से भरी एक व्याख्यान में उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले साल उन्होंने प्रोस्ट को जानबूझकर ही हटा दिया था। काफी खुलासा था, क्या नहीं? यकीनन था। सेना कभी विवाद से बचने वाले नहीं थे। यह सच है, लेकिन जो मुझे वाकई पसंद था वह था जब एक विजय नेल्सन पिकेट अपने बचपन के दोस्त रॉबर्ट मोरेनो के साथ अपने बेनेटन में पोडियम साझा कर रहे थे। और हम अगुरी सुजुकी को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने अपने घरेलू दौरे पर लारूस के लिए एक शानदार तीसरी जगह, अपने F1 करियर की एकमात्र पोडियम फिनिश हासिल की। हाँ, ये एक ऐसी रेस थी जिसने बहुत सारे लोगों को खुशी दी थी। 130R के चुनौतियों के लिए यह और भी यादगार थी। मैं याद करता हूँ, डेरेक वॉरिक ने मुझसे एक बार कहा था कि उन्होंने अपने पहले F2 आउटिंग में लेट 1917-8 को फ्लैट लेने की कोशिश करते समय उसमें एक टक्कर लगा दी थी। यादें ताजगी ला देती हैं ना। हालांकि मैंने पैडॉक में वॉरिक के दुर्घटना के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। कुछ कहते हैं कि यह उसने बताया गया सीधा नहीं था, जैसा कि वह दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हम F1 की दुनिया में एक अच्छी गपशप से प्यार करते हैं ना, लेकिन हमेशा याद रखना बुद्धिमानी होती है कि अनुमान बस अनुमान होता है। यह हमेशा सच्चाई को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। तुम जानते हो, सेन्ना और उनके ट्रैक पर अपरिसंप्राप्त क्षणों की बात करते हुए यहां हमारे सुनने वालों के लिए एक मजेदार तथ्य है। क्या तुम जानते हो कि एयरटन सेन्ना के पास प्रतिष्ठित मोनाको ग्रां प्री में सबसे अधिक विजयों का रिकॉर्ड है? बढ़िया, सही कहा। उन्होंने मोंटे कार्लो की सड़कों पर एक प्रभावशाली 6 जीत हासिल की थी ना? बिल्कुल सही। टाइट कॉर्नर्स और संकीर्ण सड़कों के लिए जाना जाने वाला मोनाको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए यह उपलब्धि और भी अधिक प्रभावशाली है। यह निश्चित रूप से महान एयरटन सेन्ना की विरासत में जोड़ता है। उनकी कौशल और संकल्प वास्तव में अद्वितीय थी, खासकर इतने चुनौतीपूर्ण सर्किट पर। बिल्कुल सही। सेन्ना हमेशा एक चुनौती पसंद वाले ड्राइवर थे और उन्होंने वाकई मोनाको की घुमावदार सड़कों पर अपनी क्षमता साबित की। यह आदमी सिर्फ अपनी ही लीग में थे। अब 130R की बात करते हैं। इसे तो धमाकेदार घटनाओं का अपना हिस्सा रहा है ना। डेरेक वॉरिक निश्चित रूप से वही एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने वहां मुश्किलें ढूंढी थीं। सच है, कई वर्षों से कई ड्राइवर्स को उस चुनौतीपूर्ण कोने में मुश्किलें आई हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रूनो जियाकोमेली ने कभी कहा था कि वह फ्लैट है, जिससे कुछ गलत फहमी हुई। डेरेक वॉरिक ने सोचा कि उसने फ्लैट आउट का मतलब कहा है और उसने अपनी राल्ट को लिख दिया। बाद में पता चला कि ब्रूनो का मतलब था कि वह एक गियर कम कर दें। काफी गलत फहमी थी, सही है ना? वास्तव में भाषा कभी कभी रेसिंग में एक खतरनाक चीज हो सकती है। फिर बेशक 1995 में मार्क ब्लंडेल और 2002 में एलन मैकनिश के हादसे हुए। दोनों ही घटनाएं गंभीर थीं, लेकिन धन्यवाद, दोनों ड्राइवर्स को कोई महत्वपूर्ण चोट नहीं आई। हाँ, वे इस खेल में शामिल जोखिमों के कठिन स्मरण थे। एक और प्रसिद्ध घटना में महान माइकल शूमाकर शामिल थे 1991 में। वहां उन्हें एक बड़ी हादसा हुआ था और उनकी बेनेटन को बहुत नुकसान पहुंचा। वास्तव में F1 के चिकित्सा मुख्यालय के प्रोफेसर सिड वॉटकिंस ने उन्हें बहुत ही अविवेकी होने के बारे में चेतावनी दी थी। यह निश्चित रूप से एक ऐसा कोना है जिसमें बहुत सारी इतिहास है। खतरनाक, हाँ, लेकिन यहाँ ड्राइवर्स अपनी असली साहसिकता दिखाते हैं। बिल्कुल, और साहसिकता के पलों की बात करते हैं। हमें याद रखना चाहिए जब डेमन हिल ने 1996 में सुजुका में अपना विश्व चैंपियनशिप जीता था।
मेरे लिए यह एक बहुत ही भावनात्मक पल था, क्योंकि डेमन ने अपने पिता ग्राहम हिल की तरह अपना खुद का खिताब जीतकर उन्हें नकल की। हाँ, यह फॉर्मूला 1 में एक ऐतिहासिक पल था। डेमन और पूरे हिल परिवार के लिए वास्तव में एक विशेष उपलब्धि थी। डेमन हिल की 1994 की जीत निश्चित रूप से मेरी यादों में बस गई है। उन्होंने सिर्फ 3 नए टायर्स और एक पुराने टायर के साथ जीत हासिल की, जिसका पहिया जमीन पर अटक गया था। वह शुमाकर के खिलाफ, और वो भी बारिश में जीत हासिल कर रहे थे। लेकिन 96 रेस में हमने उन गहरी भावनाओं वाले तस्वीरों को देखा जहां घरेलू नायक ने अपनी पत्नी जॉर्जी को गले लगाया। बिना कहे ही मरे मुर्रे वॉकर ने भी हवा में थोड़ा रुकावट डाल दी। हाँ, मैं याद दिला दूंगा। पुराने टायर के साथ क्या हुआ था? डेमन हिल की कार का एक पुराना टायर जब वे रेस कर रहे थे, उसका पहिया जमीन पर ज्यादा जोर से जमीन से जुड़ गया था। यह उनकी जीत के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन वे इसे संभालने में सफल रहे और विजयी बने। वाकई, टायर चेंज के दौरान टीम को एक पहिए में समस्या हुई थी। उन्हें टायर निकालने में समस्या आ रही थी। इस परिणाम स्वरूप हिल को उस पुराने टायर के साथ ही रेस जारी रखना पड़ा। यह काफी बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने फिर भी स्कूमाकर को पीछे छोड़ दिया और रेस जीत ली। सही है। वास्तव में यह एक अद्वितीय उपलब्धि थी। और बात करते हैं चैंपियन की। मिका हाक्किनेन भी सुजुका में सफलता प्राप्त करने वाले एक और थे। हाँ, हाक्किनेन, उड़ता फिन। उन्होंने नॉन 3088 और नॉन 3099 में सुजुका में रेस और खिताब जीते थे। हालांकि क्या आपको याद है कि किसने उन्हें सलाह दी थी कि वह बस वही करें जो उन्हें सबसे अच्छा आता है? अच्छा, सच कहूं तो मैं उस हिस्से का बहुत ध्यान नहीं दिया था। क्या आप इसे दूसरे तरीके से समझाएंगे? बिल्कुल। ये टाइलर अलेक्जेंडर थे, मैक्लारेन के एक अनुभवी, जिन्होंने हाक्किनेन को बस वही करने की सलाह दी थी जो उन्हें सबसे अच्छा आता है, नॉन 3088 में उनकी खिताब जीतने वाली रेस से पहले। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिका ने उस सलाह का पूर्णतः पालन किया। 2003 की ओर वापस जाते हैं। क्या आपको याद है जब माइकल शूमाकर को सिर्फ 8वें स्थान पर खत्म होने की जरूरत थी ताकि वह अपना छठा खिताब जीत सके? उन्होंने यह हासिल कर लिया, लेकिन रेस के दौरान उन्हें अप्रत्याशित रूप से घबराहट महसूस हो रही थी। उनके सहयोगी रूबेंस बैरिकेलो ने उन्हें पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया, जो एक उत्कृष्ट दौड़ के साथ अपनी पूरी क्षमता का पर्दाफाश कर रहे थे। बिल्कुल सही। उस दिन बैरिकेलो का प्रदर्शन बहुत भव्य था। अब चलिए बात करें 2005 में किमी राइकोनेन के प्रदर्शन की। उन्होंने 17वें स्थान से शुरू किया था और एक पागल इंसान की तरह गाड़ी चलाई थी ताकि उन्हें अंतिम दौर की शुरुआत में जियांकार्लो फिसिकेला से विजय हासिल कर सकें। वास्तव में वह एक यादगार रेस थी। उस दिन राइकोनेन की ड्राइविंग वास्तव में अद्वितीय थी। क्या आपको याद है कि रेस के बाद किमी ने पोडियम पर शैंपेन की बोतल और नृत्य के साथ मनाया था? ठहरिए, मुझे याद नहीं है कि किमी वास्तव में पोडियम पर नृत्य किया था। हे, नहीं, वो नहीं किया। मैं तो आपका मजाक उड़ा रहा था। आपको तो पता ही है हमारे किमी के बारे में, वह भड़कीले जश्नों के लिए नहीं है। अरे वाह, आपने मुझे वहां तक ले जाया था। अब थोड़ा रेसिंग से हटकर मुझे कहना है, मेरे पास सुजुका के कई प्यारे यादें हैं। जापानी लोगों की शिष्टता से लेकर उनकी गोलीबारी ट्रेनों की समय निष्ठता तक। और हां, सुजुका पार्कलैंड में देखने वाले दर्शकों की व्यवस्थित कतारों को भी भूल नहीं सकते। वह टिकट लॉटरी जीतने की आशा रखते हैं। उस जगह में कुछ वास्तव में विशेष है। वास्तव में है। और जब तक सुजुका में फॉर्मूला 1 के कैलेंडर में जापानी ग्रां प्री होगी, हम बहुत सारे यादगार पलों की आशा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सुजुका को वास्तव में विशेष बनाने वाले हैं उनके प्रशंसक। क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल। वे वास्तव में फॉर्मूला 1 से प्यार करते हैं। वे बनाते हैं एक अलग ही माहौल। यह सही है। चाहे यह सुजुका पार्कलैंड में व्यवस्थित कतारें हों या रेस में आने वाले फैंस की बहुतायत, उनका खेल के प्रति जुनून स्पष्ट होता है। हाँ, हर बार जब मैं सुजुका के बारे में सोचता हूं, मुझे प्रशंसकों का ही ख्याल आता है। वास्तव में वे ही इस आयोजन को वह बनाते हैं जो यह है। और यही फॉर्मूला 1 के प्रति प्यार ही है जो हर सुजुका रेस को यादगार बनाता है। यह खेल और उसे असाधारण बनाने वाले प्रशंसकों का एक प्रमाण है। और इस पर मैं और सहमत नहीं हो सकता। सुजुका में रेस अनुभव करना हमेशा एक आनंद होता है। प्रशंसक, माहौल, प्रसिद्ध ट्रैक, सब मिलकर कुछ वाकई विशेष बनाते हैं। आज F8 के लिए जज्बा में सुनने के लिए धन्यवाद। हमने सुजुका सर्किट पर कुछ प्रसिद्ध पलों की यादें ताजगी दिलाते हुए एक रोमांचक यात्रा की है। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि आपने इस एपिसोड का आनंद लिया है, कृपया सदस्यता लें
सूचनाएं सक्षम करें और इस पॉडकास्ट को अपने सभी फॉर्मूला 1 दोस्तों के साथ साझा करें और हमें एक टिप्पणी छोड़ना ना भूलें। ओह, और मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि आप अपने आगामी सामग्री को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमारे पास आपके लिए कुछ वाकई रोमांचक चीजें हैं। हमारे दोस्त एंजो को शाउट आउट, जिन्हें मैं जानता हूं कि वे सुजुका के बड़े प्रशंसक हैं। तुम इस एपिसोड को प्यार करोगे दोस्त। हमेशा की तरह हम सभी को आपका साथ देने के लिए आभारी हैं जब हम फॉर्मूला 1 की दुनिया में यात्रा कर रहे हैं। हम अगले एपिसोड में आपसे मिलने की बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकते। तब तक फॉर्मूला 1 की चर्चाओं को जीवंत रखें और आपका खेल के प्रति जोश चमकता रहे। जॉर्ज और विलियम, मेटल पेडल को दबाए रखें, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तरह है।